ग्रेट ईस्ट नेपाल के अधीन हुआ सिक्किम कैसे भारत का हिस्सा बन गया? आखिर किसने कैसे सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से और वीडियो के अंत तक बने रहें। सन 1793 में गोरखा के जीतने के बाद नेपाल सिक्किम को नेपाल का हिस्सा मानने लगा। युद्ध के दौरान सिक्किम पहुंचे काफी गोरखली सैनिकों ने अपना रहन सहन वहीं बसा लिया और नेपाल से भी काफी लोग धीरे धीरे सिक्किम जाकर बसने लगे। इसी के फलस्वरूप सिक्किम में नेपाली समाज और नेपाली भाषा विस्तार से बढ़ता गया और इसके 20-25 साल बाद तक सिक्किम में बसे लोग सिक्किम को नेपाल का ही हिस्सा मानने लगे। उस समय सिक्किम के राजा तुसुनपुंद नामग्याल भी अब चुपचाप बैठे थे। लगभग सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अब एक नया मोड़ आया। दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाता जा रहा ब्रिटिश और दूसरी ओर नेपाल के गोरखा भी सभी छोटे छोटे राज्यों को एक करते जा रहे थे। इसी कारण इन दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। यही कारण था जो सन 1814 में नेपाल और अंग्रेज के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसे हम एंग्लो नेपाली वार के नाम से जानते हैं। अगर आप एंग्लो वार के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंग्लो वार के समय ही सिक्किम के राजा तुसुनपुंद नामग्याल भी मन ही मन षड्यंत्र रच रहे थे। नेपाल का दुश्मन ब्रिटिश और इधर सिक्किम तो पहले से ही नेपाल का दुश्मन था और दुश्मन तो दोस्त होते ही हैं। अब ब्रिटिश और नेपाल के बीच फिर से युद्ध शुरू हुआ और यही मौका देख सिक्किम ने ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया। नेपाल और ब्रिटिश युद्ध के समय सिक्किम ने ब्रिटिश के साथ मिलकर युद्ध लड़ने की खबर तो सिक्किम के इतिहास में भी देखने को मिलता है और अंत में इस युद्ध का परिणाम एक संधि पर आ रुका, जिसे सुंगोली संधि कहा जाता है। लगभग 2 साल बाद 1816 में सुंगोली संधि के आधार पर नेपाल के हाथों सिक्किम निकल गया, लेकिन सिक्किम सोच रहा था कि ब्रिटिश का सहयोग पाकर सिक्किम स्वतंत्र हो जाएगा, बट इसका नतीजा तो उल्टा ही हो गया जब ब्रिटिश ने सिक्किम को स्वतंत्र कराने का वादा कर खुद ही हुकूमत करने लगा। इसके फलस्वरूप सन 1861 में ब्रिटिश और सिक्किम के बीच एक संधि हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ टुमलोंग कहा जाता है। सिक्किम के इसी संधि के कारण ब्रिटिश सिक्किम के राजनीतिक अधिकार अपने हाथों में लेने में कामयाब हो गया। इस संधि के अनुसार सिक्किम का अंतर्राष्ट्रीय मामला और शांति सुरक्षा अब ब्रिटिश के अंडर में चला गया। और इंटरेस्टिंग सीन तो यह हुआ कि सन 1835 में सिक्किम के दार्जिलिंग शहर को ब्रिटिश ने लीज पर लेकर वहां पर राज करना शुरू कर दिया। अब दार्जिलिंग तो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर में चला ही गया था और अब इनडायरेक्टली पूरा सिक्किम ही ब्रिटिश के अंडर में जा चुका था। ऐसे सिचुएशन में सन 1889 में ब्रिटिश ने जॉन क्लाउड व्हाइट को सिक्किम का पॉलिटिकल ऑफिसर बना दिया। जॉन क्लाउड के आते ही सिक्किम काफी एक्टिव होने लगा। सिक्किम उद्योग, व्यापार, कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने लगा। साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर और बिजनेस के लिए आवश्यकता पड़ने पर नेपाल से नेपाल के लोगों को सिक्किम की नागरिकता देकर उन्हें सिक्किम में बसाया जा रहा था। सिक्किम में रोजगार मिलता देख भारी मात्रा में नेपाल से काफी लोग सिक्किम जाकर बसने लगे। उस वक्त सिक्किम के राजा थुदुम नामग्याल थे, लेकिन ये सिर्फ नाम के ही राजा थे। असल में वहाँ राज तो ब्रिटिश ऑफिसर जॉन क्लाउड का ही चल रहा था। ब्रिटिश के काफी डिसीजन पर सिक्किम के राजा की सहमति नहीं होती थी, लेकिन शक्तिशाली ब्रिटिश का खुलकर विरोध करना तो राजा की भी बस की नहीं थी। दरअसल सिक्किम में राजा तो नाम मात्र के लिए ही रखा गया था। असल में राज तो पूरी तरह ब्रिटिश का ही चल रहा था। लगभग 50 साल तक सिक्किम की स्थिति ऐसे ही बनी रही। वहीं दूसरी ओर भारत में ब्रिटिश के शासन को लेकर विरोध आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था और इन्हीं सब के फलस्वरूप 1949 में ब्रिटिश सरकार को इंडिया छोड़ने पर मजबूर होना ही पड़ा। इसी तरह जब इंडिया स्वतंत्र देश बना, उसी समय सिक्किम भी एक स्वतंत्र देश बनने में सफल हो गया। उस समय सिक्किम के तत्कालीन राजा पाल्डेन थुंडुप नामग्याल सिक्किम को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाना चाहता था, बट भारत के नेता सरदार पटेल और VN राव सिक्किम को भारत से मिलाकर सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाना चाहता था। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू सिक्किम को जबरन भारत का हिस्सा बनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि सिक्किम का कनेक्शन तिब्बत के साथ था और तिब्बत का चाइना के साथ, और इधर नेहरू का चाइना के साथ काफी अच्छे संबंध थे और ये नेहरू ही थे जो हिंदी चाइना भाई भाई करते फिरते थे। ऐसे में सिक्किम पर हमला कर चाइना के साथ संबंध बिगाड़ने के डर से नेहरू सिक्किम से दूर ही रहे। उधर सिक्किम के राजा भी सिक्किम को भारत से जोड़ने को तैयार नहीं थे। इसी कारण उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं बन सका। इसी बीच नेहरू ने सिक्किम को विशेष तरह का संरक्षित राज्य होने का घोषणा कर दिया। इसका मतलब सिक्किम का अंतर्राष्ट्रीय शासन तो सिक्किम के हाथों में ही था, बट इसके बावजूद भी सिक्किम की शांति, सुरक्षा और कूटनीति मामला इंडिया के हाथों में हो गया। जिस तरह ब्रिटिश के साथ समझौता हुआ था सिक्किम का, वही दौर फिर से आ गया भारत के साथ। अब सिक्किम के राजा पाल्डेन थोंडुप इसी अवस्था में सिक्किम का संचालन कर रहे थे।
लेकिन कुछ साल बाद ही सिक्किम की जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध का मुख्य कारण था सिक्किम के राजा पाल्डेन थोंडुप का शासन। उस समय समस्त सिक्किम में 75% नेपाली जनता रहा करते थे और बाकी 14% भोटिया जाति के लोग रहते थे। राजा खुद भी भोटिया जाति का होने के कारण सिक्किम के 75% नेपालियों को छोड़कर राजा ने 14% भोटिया जाति के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। इसी कारण सिक्किम में बसे नेपाली जनता राजा से नाराज हो गए, जिसके फलस्वरूप राजा का शासन जनता को पसंद नहीं आया। इसीलिए सबने मिलकर एक संगठन तैयार किया जिसका नाम सिक्किम स्टेट कांग्रेस रखा गया। इस संगठन में दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते गए। ये संगठन लगातार बड़ा होते जा रहा था और इनके विरोध और हड़ताल सिक्किम में लगातार चलने लगे और समय बीतता गया। सिक्किम के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते गए। पूरे सिक्किम में अशांति सी फैल गई। इसी अवस्था में 1964 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो गई। नेहरू के बाद इंडिया की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो पहले से ही सिक्किम को भारत से जोड़ना चाहती थी, बट अब सत्ता में पहुंचने के बाद तो इंदिरा गांधी पूरी तरह से लग गए सिक्किम को अपने कब्जे में लेने के लिए। लेकिन यहाँ समस्या तो ये थी कि सिक्किम का राजा किसी भी हाल में भारत से जुड़ने को तैयार नहीं था, पर इसका भी जुगाड़ इंदिरा गांधी ने पहले ही कर रखा था। सिक्किम में एक अजगर की भांति एक आदमी पनप रहा था जो सिक्किम में रहकर भारत के अंडर में काम कर सिक्किम को आसानी से भारत में मिलाने के मिशन पर था, और वो व्यक्ति थे काजी लैंडप धोरे। काजी लैंडप का नाम तो काफी सुर्खियों में रहा है और अब शुरू होती है इनकी कहानी। इनके कहानी के बिना तो सिक्किम का किस्सा ही अधूरा है। दरअसल काजी लैंडप भूटिया समाज से थे, बट ये प्रजातंत्र में विश्वास रखते थे। इन्होंने सन 1945 में सिक्किम प्रजा मंडल की स्थापना कर राजनीति की शुरुआत की। इसके 8 साल बाद सन 1953 में ये सिक्किम स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। सन 1973 आते आते काजी लैंडप के साथ काफी जनता जुड़ गई। उस समय राजा के विरुद्ध आवाज उठाने और विरोध करने में सबसे आगे यही थे। अगर देखा जाए तो उस समय सिक्किम के अंदर काजी लैंडप और राजा पाल्डेन के बीच कंपटीशन चल रहा था। सिक्किम का राजा कैसे अपनी सत्ता बचाए इस सोच में था। वहीं दूसरी ओर काजी लैंडप राजा को हटाकर सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। राजा पाल्डेन अपने सत्ता खोने के डर से नेपाल में जाकर सहायता मांगते हैं। दरअसल नेपाल के राजा महेंद्र शाह के निधन के बाद वीरेंद्र शाह के राज अभिषेक के समय सिक्किम के राजा पाल्डेन को अतिथि के रूप में नेपाल बुलाया गया था। इसी मौके पर राजा पाल्डेन ने नेपाल के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह के आगे एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता चलाने में समस्या हो रही है। भारत भी सिक्किम पर कब्जा करने के फिराक में है। राजा पाल्डेन ने तीनों देश नेपाल, भूटान और सिक्किम को एक करने का प्रस्ताव रखा। उस समय भूटान के राजा ने भी इस प्रस्ताव पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, न ही नेपाल के राजा इस विषय पर ध्यान दे रहे थे। इसके बाद भी राजा पाल्डेन ने चीन और पाकिस्तान से सहायता मांगा, बट इन दोनों देशों ने भी इस मामले को नेपाल में बैठकर ही अंतरराष्ट्रीय तरीके से सुलझाने का सलाह दिया। सिक्किम की समस्या इतनी ही नहीं थी। काजी लैंडप, राजा पाल्डेन और 2 वरिष्ठ महिला के कारण सिक्किम में आग उबल रहा था। ये 2 वरिष्ठ महिला में एक थी होपकोप और दूसरी एलिसा मारिया। होपकोप अमेरिका की थी जो सिक्किम के राजा पाल्डेन के साथ शादी करके सिक्किम की रानी बन गई थी। ये शुरू से ही सिक्किम को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहती थी और इसीलिए ये भारत के विरोधियों के साथ मिलकर सिक्किम को स्वतंत्र देश बनाने के लिए आवाज उठाती रहती थी। और दार्जिलिंग शहर जो कभी सिक्किम का हुआ करता था वो रिटर्न करने के लिए भी बार बार अपनी मांग रखती थी। एक साधारण सी अमेरिकन नागरिक सिक्किम की रानी बनने के कारण उधर अमेरिका भी इनके हर एक न्यूज को हेडलाइन बनाकर वायरल करते रहते थे। ये देखकर भारत ने होपकोप पर CIA की एजेंट होने का आरोप लगाया। भारत द्वारा रानी पर यह आरोप लगने के बाद चोंग्याल राजा का विरोध और ज्यादा बढ़ गया और दूसरी ओर एलिजा मारिया जो काजी लैंडप की वाइफ हैं, वो सिक्किम की फर्स्ट लेडी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन जब तक सिक्किम में राजतंत्र रहता तब तक होपकोप और राजा के कारण एलिसा को फर्स्ट लेडी का दर्जा मिलना संभव नहीं था। इसके अलावा फर्स्ट लेडी बनने का एक ही विकल्प था एलिसा मारिया के पास, और वो था सिक्किम में राजतंत्र का एंड करना। एलिसा मारिया ने अंत में जाकर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए राजतंत्र के होते हुए अपनी चाल चली। अब सिक्किम के राजा रानी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी जोर लगा रहे थे और दूसरी ओर ये पति पत्नी राजतंत्र को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी मौके की तलाश में इंदिरा गांधी घात लगाकर बैठी थी। अब आंदोलन ने इस कदर रूप ले लिया था कि राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। जहां देखो वहां पर ही राजा के खिलाफ विद्रोह हो रहा था। इस विद्रोह को हवा देने का काम इंदिरा गांधी के इशारे पे चल रहा था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि सिक्किम इंडिया से मदद मांगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यही समय था जब इंडिया की ओर से रॉ चीफ RN काओ को प्रशासक के तौर पर सिक्किम भेजा गया। चीफ RN काओ ने सिक्किम जाकर वहां के राजा और काजी लैंडप को साथ लेकर एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार सिक्किम में चोंग्याल की हैसियत एक राजा की ही बनी रहेगी, बट सिक्किम के शासन और सत्ता काजी लैंडप के हाथों में होगी। ये समझौता ना चाहते हुए भी राजा को मानना ही पड़ा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था राजा के पास। इस समझौते
समझौते के अनुसार इंडिया राजा पाल्डन के घुटने टिकाने में कामयाब हुई, बट अभी तक काम पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अभी तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं बन पाया था। इसके लिए सन 1974 में भारत ने एक चाल चली। भारत द्वारा सिक्किम में एक चुनाव कराया गया। इस चुनाव में राजा विरोधी काजी लैंडोप की पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने 31 सीट जीतने में सफलता पाई और वहीं दूसरी ओर राजा की पार्टी ने मात्र एक सीट पर ही विजय प्राप्त किया। अब राजा विरोधी काजी लैंडोप के इतने ज्यादा वोट से जीतने के कारण जिस चीज को लेकर राजा चिंतित था आखिर वही हुआ। राजनीतिक कार्य से राजा को पूर्ण रूप से हटा दिया गया। फिर भी अपनी सत्ता को फिर से पाने की इच्छा के कारण राजा पाल्डन इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे, लेकिन इंदिरा गांधी ने राजा को मिलने का एक भी मौका नहीं दिया, बल्कि उल्टा ही राजा को इंडिया से अपमान कर कर भेज दिया गया। जहां राजा को अपमान सहना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर काजी लैंडोप को इंडिया की ओर से काफी इज्जत और सम्मान मिल रहा था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतनी इज्जत पाकर काजी लैंडोप वही करने लगे जो इंडिया करवाना चाहता था। काजी लैंडोप भी इंडिया के काफी करीब आ चुका था और अब फिर से भारत ने एक कदम आगे बढ़ाकर सिक्किम की मांग की। यह देख सिक्किम के राजा पाल्डन काफी घबरा गए और राजा पाल्डन ने इस विषय पर जनता की राय लेने की मांग रखी वोट के जरिए। उनके मांग के अनुसार जनता वोट भी करवाया गया, बट राजा के पक्ष में सिर्फ 2.5% ही वोट आया। इस वोट से तो साफ देखने को मिलता है कि सिक्किम की जनता भी इंडिया में ही मिलना चाहती है। लेकिन यह जनता की राय लेने के लिए करवाया गया ये इलेक्शन में भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। जब इस रहस्य से पर्दा उठाया गया तो पता चला कि सिक्किम के लोगों को गुमराह किया गया है। दरअसल सिक्किम के लोगों को राजा का शासन पसंद नहीं था और न ही सिक्किम के लोग इंडिया में मिलना चाहते थे। वहाँ के लोगों को स्वतंत्र देश सिक्किम चाहिए था। यहाँ की जनता किसी भी हाल में राजा पाल्डन को राजा के रूप में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी। अब सिक्किम की अवस्था काफी खराब हो चुकी थी। राजा को हटाने के लिए लोग रोड पर आ चुके थे और इंडिया के पास इससे अच्छा मौका और कभी आने वाला नहीं था। इसीलिए इंडिया भी इस मौके को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। यही समय था जब इंडियन आर्मी अपनी 5000 की सेना की बटालियन लेकर गंगोट पहुंचे और एक ही बार में सिक्किम को अपने कब्जे में ले लिया। इनका विरोध कर रहे सिक्किम की सेना में से कईयों को गोली मार दिया गया तो कईयों को जेल में डाल दिया गया और सिक्किम का झंडा निकाल इंडिया का झंडा लगाकर सिक्किम को भारत का हिस्सा घोषित कर दिया गया और तो और राजा को उनके ही देश में बंदी भी बना लिया। कई लोगों का मानना है कि काजी लैंडोप धोरे ने इंडिया की नजर में अपनी छवि बनाने के लिए अपने ही देश का सौदा कर दिया। इसी कारण काजी लैंडोप धोरे को कई लोग देशद्रोही भी समझते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ 19 मई 1975 को सिक्किम पूरी तरह से भारत का 22वां देश बन गया। तो दोस्तों ये थी सिक्किम की भारत में विलय होने की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।